प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हार्ट के बारे में जाना था, कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में जाना था, यानी कि हमारा जो हार्ट में इम्पल्स जनरेट कैसे होता है, कंडक्ट कैसे होता है। तो अगर मैं कंडक्टिंग सिस्टम की बात कर रही होती हूँ, अगर मैं कंडक्टिंग सिस्टम की बात करती हूँ तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि हार्ट का इम्पल्स कैसे जनरेट होता है। हमें पता है हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होते हैं, ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, यानी कि हमारा हार्ट जो होता है खुद से इम्पल्स जनरेट करते हैं, उनके लिए कोई आउटर इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती या आउटर स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हमें किसी नर्व इम्पल्स की ज़रूरत नहीं है, न्यूरॉन्स की ज़रूरत नहीं है, हमारा हार्ट जो है खुद से अपना क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होते हैं, यानी कि इनका इम्पल्स जो जनरेट होता है वो न्यूरॉन से नहीं मसल से होता है। हमारा हार्ट क्या होते हैं, वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। दूसरी बात कि ये मायोजेनिक होते हैं, यानी कि इनका जो जनरेशन होता है इम्पल्स का वो मसल से होता है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि इनको जनरेट करने के लिए, इनको कंडक्ट करने के लिए हमारे हार्ट में नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और नोडल टिश्यू जो प्रेजेंट होता है वो नोडल टिश्यू क्या है, मॉडिफिकेशन है किनका, मायोकार्डियम का, या हम बोल सकते हैं क्या कि ये मॉडिफिकेशन है हमारे किनके, कार्डियक मसल का। इसके लिए हमने बनाया था एक हार्ट के राइट एट्रियम में, ये हमारे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम के राइट एट्रियम के राइट साइड में अपर में एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिनको हम बोलते हैं एसे नोड। राइट एट्रियम के नीचे की ओर एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिनको हम बोलते हैं एवी नोड। इस एवी नोड से निकलते हैं हमारे, इस एवी नोड से हमारा निकलता है क्या, इस एवी नोड से हमारा निकलते हैं क्या, बंडल ऑफ फिश। और ये बंडल ऑफ फिश छोटे छोटे मिनी स्ट्रक्चर देते हैं, मिनट स्ट्रक्चर देते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोकिन्जे फाइबर। हमारा एसे नोड जो होता है इनको हम बोलते हैं कि ये प्राइमरी पेसमेकर हैं। क्या है, प्राइमरी पेसमेकर है, यानी कि यहाँ यहीं से हमारा इम्पल्स होता है, फर्स्ट टाइम जनरेट होता है, कंडक्ट होता है। फिर हमारा इम्पल्स आता है कहाँ, अब देखो जब हमारे यहाँ एसे नोड से इम्पल्स जनरेट होता है, इम्पल्स कंडक्ट होगा तो ये एट्रिया में अपने इम्पल्स को भेजेगा। ये अपने इम्पल्स को कहाँ भेजेगा, अपने एट्रिया में भेजेगा, यानी कि एसे नोड में इम्पल्स जनरेट होने के कारण इनके एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या हम इनको रेदमिक कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। किन एट्रिया में रेदमिक कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन किनके द्वारा हो रहे हैं, तो एसे नोड में जनरेट हो रहे हैं इम्पल्स के कारण। ये इम्पल्स एसे नोड वेंट्रिकल को नहीं भेज सकता, एसे नोड जो है डायरेक्ट ये वेंट्रिकल के पास अपना नहीं भेज सकता, तो ये अपना फिर एक आएगा कहाँ, ये इम्पल्स आएंगे फिर आपके एवी नोड पर, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जिनको बोलते हैं। फिर वो क्या वर्क करेंगे, बंडल ऑफ फिश के थ्रू पूरे वेंट्रिकल्स में क्या होंगे, ये सर्कुलेट हो जाएंगे, इम्पल्स क्या होंगे, कंडक्ट हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। इतनी बातें हम लोगों ने कल कंडक्टिंग सिस्टम में करी थी। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्डियक आउटपुट, सॉरी कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है, अच्छा हम लोगों ने फिर ये भी पढ़ा था उनमें कि हमारा जो एसे नोड होता है, एसे नोड जो होता है वो 1 मिनट में 20 to 25 टाइम्स डीपोलराइज्ड होते हैं। क्लियर है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि डीपोलराइज कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एवी नोड है या हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 20 to 25 टाइम्स उनमें इम्पल्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। यानी कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम करेगा, 20 to 25 टाइम हमारा हार्ट क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्लियर है। अगर एवरेज हम बोलते हैं तो 72 बीट्स पर मिनट, तो हमारे हार्ट बीट्स कितने होते हैं 1 मिनट में, 20 to 75 पर मिनट, या हम एवरेज की बात करें तो 72 बीट्स होते हैं पर मिनट। अब आते हैं हम कार्डियक साइकिल पे। अगर हम कार्डियक साइकिल की बात करते हैं, कार्डियक साइकिल की अगर मैं बात करूं तो कार्डियक साइकिल क्या होता है, हम एक हार्ट जो होता है 1 मिनट में या 1 बीट में
उनमें क्या क्या हो रहा है। मान लो कि हमारा हार्ट जो है एक बार धड़का, हमारे एक बार क्या हुआ, एक बार धड़के, बीट हुआ हमारा हार्ट, तो वो इस एक बीट में क्या क्या हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे हार्ट में, उन्हीं को हम पढ़ते हैं इनके अंदर कार्डियक साइकिल के अंदर। इवेंट्स जो कि एक बीट में हार्ट बीट्स में, 1 हार्ट बीट में जो भी इवेंट्स आ रहे हैं या जो हम फेजेज आते हैं उनको हम स्टडी करते हैं कार्डियक साइकिल के थ्रू। कार्डियक साइकिल जो होता है, अब देखो मान लो कि हमारा हार्ट पंप कर रहा है, हमारा हार्ट हमारे बीट कर रहे हैं, तो बीट करेगा तो क्या होगा, हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, है ना, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेंगे ये लोग। तो ये क्या है, हमारे इवेंट्स हैं, हमारे फेजेस हैं जो कि हमारे हार्ट में हो रहे हैं एक बीट में, है ना। और ये इनके टोटल अगर मैं टाइम की बात करूं कि कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड लगते हैं। 0.8 सेकेंड आप कैसे बोल सकते हैं, देखना 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड होते हैं, और हमारे हार्ट बीट कितने टाइम करता है, 72 मिनट, 72 टाइम्स। अब इनको अगर आप डिवाइड करोगे तो इनसी के अप्रोक्स आपका क्या आएगा, टाइमिंग आएगा। यानी कि एक कार्डियक साइकिल होने में अप्रोक्स टाइमिंग कितना लगता है, 0.8 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ कि इवेंट्स कितने होते हैं, इनमें 3 इवेंट्स होते हैं। पहला क्या होगा कि पहला हमारा एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दूसरा इवेंट्स क्या होंगे, हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तीसरा कि हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों जो हैं वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, वो फिर क्या होंगे, रिलैक्स में आ जाएंगे। ये 3 इवेंट्स होते हैं। पहला हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तीसरा हमारे जो एट्रिया और वेंट्रिकल है वो रिलैक्स मोड में चले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलो उसके बाद अगर हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हम उनको बोलते हैं सिस्टोल। अगर हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोल, कि हमारा हार्ट सिस्टोलिक फेज में है। अगर हमारा हार्ट रिलैक्स फेज में है तो हम उनको बोलते हैं डायस्टोल, यानी कि हमारा हार्ट जो है डायस्टोलिक फेज में है, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट हमारा फेज क्या हुआ कि एट्रिया क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कि हमारा पहला हो गया एट्रियल सिस्टोलिक। दूसरा हमारा हो गए क्या, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोल। तीसरा हमारा एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स मोड में जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे ज्वाइंट डायस्टोल। एट्रिया अगर सिस्टोल की करने की बात करूं, हमें पता है एट्रिया छोटा होता है, यानी कि यहाँ पर छोटा होता है, एक बड़ा होता है। मान लो कि हमारा ये हमारे छोटा है और ये कुछ बड़ा है, तो छोटे वाले चैम्बर को फिल करने के लिए, छोटे वाले चैम्बर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें टाइम कम लगेगा। यानी कि हमारे जब एट्रियल सिस्टोलिक की बात करते हैं तो एट्रियल सिस्टोलिक में टाइम कितने लगते हैं, 0.1 सेकेंड। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट 0.1 सेकेंड में हो जाते हैं। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन में हमें लगते हैं 0.3 सेकेंड। और अगर मैं जो बोलूँ कि दोनों का रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो 0.4 सेकेंड ऐसे होते हैं, जहाँ पर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों का कॉमन होता है, हमारा क्या, दोनों का कॉमन होते हैं क्या, रिलैक्सेशन मोड। क्लियर है यहाँ तक। एट्रिया हमारा छोटा होता है ना, तो अगर एट्रिया हमारा छोटा हो रहा है यानी कि वहाँ पर टाइम भी छोटा लगेगा। याद रखना कि अगर हमारा एट्रिया छोटा होता है यानी कि हमारा टाइम भी क्या होंगे, वहाँ पर छोटा लगेगा। यानी कि एट्रियल सिस्टोल होने में, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने में 0.1 सेकेंड लगता है, ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल होने में, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने में 0.3 सेकेंड लगते हैं। और हमारा ज्वाइंट डिस्टोल यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल
एक कॉमन टाइम पर दोनों क्या होते हैं, एक कॉमन टाइम होता है जो कि दोनों रिलैक्स मोड में होते हैं, वो टाइमिंग है क्या हमारा 0.4 सेकेंड। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ो। अगर आप कहीं देखेंगे तो आपका लिखा होगा कहीं पर एट्रियल डायस्टोल्स या वेंट्रिकल डायस्टोल, तो उनका टाइमिंग आपको अलग देखने को मिलेगा। ये ज्वाइंट डायस्टोल का 0.4 सेकेंड है, एट्रियल डायस्टोल का अलग टाइम देखने को मिलेगा आपको, और वेंट्रिकल डायस्टोल का अलग टाइम देखने को मिलेगा। तो कहीं बुक पढ़ना अलग, तो ये कंफ्यूज मत करना कि मैम ने बताया था 0.4 सेकेंड, बट यहाँ पर तो कुछ और दिया है, 0.7 दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, चलो उसके बाद अपन आ जाते हैं एट्रियल सिस्टोल की। अगर मैं बात करूं, पहले बात हम करते हैं एट्रियल सिस्टोल की। एट्रियल सिस्टोल की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर हमारा एट्रिया जो है वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एट्रिया क्या कर रहे हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है, यानी कि हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि हमारा एट्रियम काम कर रहा है, और उसका काम क्या है, हमारे ब्लड को वेंट्रिकल में भेजना। एट्रिया का काम क्या है, हमारे वेंट्रिकल्स में भेजना, है ना। चलो नेक्स्ट हम जानते हैं एट्रियल सिस्टोल के बारे में। तो एट्रियल सिस्टोल यानी कि हमारा एट्रियल जो काम करने में उसको टाइम कितना लगता है, 0.1 सेकेंड ये क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि ये हमारा हार्ट है और ये हमारा एट्रिया जो है, हमारा दोनों एट्रिया काम करेगा, दोनों एट्रिया काम करेगा, यानी कि दोनों एट्रिया हमारा काम करेगा, यानी कि हमारे हार्ट, हमारे जो एट्रिया से ब्लड है वो हमारे वेंट्रिकल में जाएगा, एट्रिया से ब्लड जो है वेंट्रिकल में जाएगा, यानी कि इस टाइम पे हमारा जो दोनों वॉल्व है वो ओपन होगा, है ना। यानी कि इस टाइम पे हमारा एवी वॉल्व जो है वो ओपन होगा। एवी वॉल्व यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, और एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व दो होते हैं, पहला ट्राइकस्पिड वॉल्व, दूसरा बाइकस्पिड वॉल्व। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, यानी कि दैट टाइम हमारा एवी वॉल्व ओपन होगा। अगर हमारा यहाँ पर एवी वॉल्व ओपन है या और एट्रिया हमारा काम कर रहा है, यानी कि हमारा जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स मोड में है। वेंट्रिकल हमारे किस मोड में है, रिलैक्स मोड में है, यानी कि इनसे लगा हुआ जो वॉल्व है वो क्या है, अभी रिलैक्स मोड में है, यानी कि हमारा जो सेमीलुनर वॉल्व है वो क्लोज है। सेमीलुनर वॉल्व क्या है, क्लोज है, यानी कि हमारा सेमीलुनर वॉल्व जो है वो क्या है, क्लोज है। अब देखो, जब हमारा एट्रिया सिस्टोल फेज में होती है, जब हमारा एट्रिया काम कर रहा होता है ना, तब हमारा जो वेंट्रिकल है वो 30% ही फिल हो पाता है, यानी कि उस टाइम हमारे 100% ब्लड में का 30% ही हमारे वेंट्रिकल्स में जाते हैं एट्रिया से ब्लड। एट्रियल सिस्टोल क्लियर, एट्रियल सिस्टोल क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ। हाँ, एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे सिर्फ 30% ब्लड ही हमारे वेंट्रिकल में जा पाते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद हम आते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल पर। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करते हैं, यानी कि हमारा वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसका जो टाइमिंग है वो हमारा है 0.3 सेकेंड। इनका टाइमिंग कितने होते हैं, 0.3 सेकेंड हमारा ये क्या करता है, काम करता है। क्लियर। अब इस टाइम देखो हमारा वेंट्रिकल काम कर रहा है, यानी कि एट्रिया दैट टाइम क्या है, रिलैक्स है। एट्रिया हमारा क्या है, रिलैक्स है। अब हमारा ब्लड आ गया, वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, तो अब वेंट्रिकल क्या करेंगे, काम करेगा ना।
तब हमारा ब्लड का बैक फ्लो ना हो, हमारा ब्लड का बैक फ्लो ना हो, उसके लिए हमारा एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व क्लोज होगा या नहीं होगा? होगा। यानी कि हमारा यहाँ पर एवी वॉल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। हमारा वेंट्रिकल काम कर रहा है, यानी कि ये हार्ट लंग्स में ब्लड भेजेगा या फिर ये हमारे पूरे बॉडी में ब्लड भेजेगा, है ना। तो इस टाइम पे हमारे सेमीलुनर वॉल्व ओपन होंगे। इस टाइम पे हमारे सेमीलुनर वॉल्व जो है वो क्या होंगे? ओपन होंगे। सेमीलुनर वॉल्व क्या है? ओपन रहेंगे। वेंट्रिकल सिस्टोल क्लियर हुआ? वेंट्रिकल सिस्टोल क्लियर हुआ? अब देखो, अब आते हैं ज्वाइंट डायस्टोल पर। जब ज्वाइंट डायस्टोल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या मैंने बोला कि वेंट्रिकल और एट्रिया एक टाइम होता है जहाँ पर दोनों रिलैक्स मोड में होते। एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों क्या होते हैं? रिलैक्स मोड में होते हैं, तो उनको हम क्या बोला हम लोगों ने? ज्वाइंट डायस्टोल। इसका टाइमिंग कितना है? 0.4 सेकेंड। इसका टाइमिंग कितना है? 0.4 सेकेंड है ना। यानी कि यहाँ पर हमारा वेंट्रिकल्स भी क्या है? वेंट्रिकल्स भी हमारे रिलैक्स हैं। एट्रिया भी हमारा क्या है? रिलैक्स है। अब दोनों रिलैक्स होते हैं तो यहाँ पर देखना कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो होते हैं वो ओपन रहते हैं। रिलैक्स मोड में कोई फर्क ही नहीं है, कोई किसी को बोल नहीं रहा है, कोई किसी को डांट नहीं रहा है, तो जिसकी जो मर्जी वो करे, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व जो है क्या होते हैं? ओपन रहते हैं। और जब हमारा वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा होता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है और हमारे एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व ओपन होते हैं तो देखना 20% वेंट्रिकल यहाँ पर फील होते हैं। 20% वेंट्रिकल यहाँ पर फील होते हैं और 30% वेंट्रिकल एट्रियल सिस्टोल में फील होता है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और हमारा ज्वाइंट डायस्टोल क्या क्लियर हुआ सभी को? कुछ पूछना है यहाँ तक? मैंने बोला कि हमारे यहाँ पर हमारे एट्रिया में एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। हमारे वेंट्रिकल भी हमारे क्या है? रिलैक्स मोड में है, इनमें भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। इस टाइम पर हमारा एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व क्या होते? ओपन रहते हैं, ठीक ना। अगर ये ओपन रहते हैं तो 20% ब्लड जो होता है एट्रिया से वो वेंट्रिकल में आ जाते हैं, ठीक है। और 30% ब्लड हमारा कब आता है? जब हमारा एट्रिया काम कर रहा होता है तब आता है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ पर समझ में आया मैंने क्या बोला? आया सभी को? अब किसी का क्वेश्चन ये होगा, कि सब जब रिलैक्स मोड में है तो एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व ओपन क्यों है ना। तो एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व इसलिए ओपन होता है क्योंकि हमारा जो ब्लड आ रहा है एट्रिया पे, तो उनमें क्या हो रहे हैं? एट्रिया पे जब ब्लड आएगा तो उनमें क्या होंगे? प्रेशर इंक्रीज होगा। तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन होगा। चलो, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट कार्डियक आउटपुट। मैंने कुछ नहीं बोला। चलो अब कार्डियक आउटपुट की बात करते हैं। तो कार्डियक आउटपुट जानने से पहले अब देखो, हमारा हार्ट काम कर रहा है, तो हमारा हार्ट कितना काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो तो भी तो जानना पड़ेगा। कितना काम किया वो 1 मिनट में? हार्ट तो बीट कर रहा है, चलो ठीक है, पर हार्ट बीट कर रहा है तो कितने काम किया उसने, वो आउटपुट हम जानते हैं कहाँ? कार्डियक आउटपुट में, ठीक है। कार्डियक आउटपुट की अगर जब मैं बात करती हूँ तो कार्डियक आउटपुट में पहला हमारा आता है स्ट्रोक वॉल्यूम।
पहला हमारा क्या आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम जो होती है जब एक हार्ट बीट होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होते हैं, ध्यान देना, स्ट्रोक वॉल्यूम एक हार्ट बीट में जो भी हमारा ब्लड क्या होते हैं पंप होते हैं, एक हार्ट बीट में ब्लड जो पंप होता है उनको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, एक हार्ट बीट में जो हमारा ब्लड पंप होता है उनको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, और ये हार्ट पंप होगा कब? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? मैंने बोला एक हार्ट बीट में जो हमारा कितना ब्लड पंप होता है उनको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और एक बीट में हमारा जो हार्ट पंप होता है उनका वो है 20 ml। 20 ml ब्लड हमारा क्या होते हैं? पंप होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है हमारा? अगर मैं कार्डियक आउटपुट की बात करती हूँ तो कार्डियक आउटपुट एक मिनट में कितना ब्लड पंप होता है, एक मिनट में कितना ब्लड पंप होता है उनको हम बोलते हैं क्या? कार्डियक आउटपुट। एक हार्ट बीट में जो ब्लड पंप होता है उनको मैंने बोला स्ट्रोक वॉल्यूम, एक मिनट में जो ब्लड पंप होता है उनको मैंने बोला कार्डियक आउटपुट। अब देखना एक मिनट में अगर मैं बात करूँ तो कैसे हमें पता चलेगा? हमें पता है कि एक बीट में 70 ml ब्लड पंप होते हैं, एक बीट में 70 ml ब्लड पंप होता है, और एक मिनट में हमारा जो हार्ट होता है वो 22 टाइम्स क्या आप करते हैं? बीट करते हैं। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्स 5 लीटर आएंगे आपका ब्लड, यानी कि एक मिनट में हमारा हार्ट जो 5 लीटर ब्लड जो होता है वो पंप करता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट क्लियर हुआ? कार्डियक आउटपुट क्लियर हुआ? कार्डियक आउटपुट क्लियर हुआ? अब देखो उसके बाद आते हैं हम हार्ट साउंड पर। हमारा हार्ट क्या होता है? साउंड करता है। हमारे हार्ट का जो साउंड होता है वो क्या होते हैं? लब डब। लब डब हमारे ये हार्ट का साउंड होता है, लब डब। अब पिछले वाले अगर मैं देखो आप यहाँ पर तो एट्रियल सिस्टोल जैसे इंड में आता है। एट्रियल सिस्टोल यानी कि जब हमारा एट्रिया काम कर रहा होता है ना, एट्रिया जब हमारा क्या कर रहे होते हैं? काम कर रहे होते हैं, और जब ये काम करना बंद करता है, कॉन्ट्रैक्ट करना क्या करते हैं? बंद करते हैं, तो हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्या होता है? क्लोज होता है। हमारा एट्रिया काम करना बंद करता है तो हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। तो जब हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो क्लोज होता है तो वहां पर एक साउंड हर्ट करता है जिनको हम बोलते हैं लब। यानी कि लब साउंड कब आता है? जब हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। ठीक है, जब हमारा सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होता है, जब हमारा सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है डब। जब हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है जिनको क्या बोलते हैं? लब। जब हार्ट का सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होता है तो हार्ट मतलब साउंड करता है डब। यहाँ तक लब एंड डब साउंड क्लियर हुआ? लब एंड डब साउंड क्लियर हुआ? लब एंड डब साउंड क्लियर हुआ? और देखो लब जो साउंड होता है वो उनका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है। लब का जो साउंड होता है ना, लब वो क्या होता है? ज़्यादा होते हैं, हाई वॉल्यूम होता है, और डब का जो साउंड होता है वो लो वॉल्यूम होते हैं। यानी कि लब जो होते हैं लो पिच होता है और डब जो होता है वो हाई पिच का होता है। लब में क्या होते हैं? लो पिच होते हैं, डब में क्या होता है? हाई पिच होता है। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ?
और हमारा जो लब है वो उसका टाइमिंग क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, डब का जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होगा, अब बोलो क्या बोल रही हो। एक मिनट उसको बोलो। देखो लब का जो ड्यूरेशन होता है वो लॉन्गर होता है, लब का जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं, और डब का जो ड्यूरेशन होता है वो शॉर्टर होता है। ठीक है, लब का जो ड्यूरेशन होता है वो लॉन्गर होता है और हमारा डब का जो ड्यूरेशन होता है वो शॉर्टर होता है, यानी कि कम टाइम लेता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े, हो गया, किसी को और कंफ्यूजन है? चलो हमारा यहाँ पर कार्डियक साइकिल क्लियर हुआ, कार्डियक आउटपुट क्लियर हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम क्लियर हो गया, हार्ट साउंड क्लियर हो गया। अब हम आते हैं ईसीजी पर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है हमारा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और एक फुल फॉर्म होता है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एनीवन, कोई मुझे बता सकता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या डिफरेंस है? क्या बोल रही है पिक? क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो मशीन होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, मशीन है, ठीक ना, ग्राफ है। और हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो इसका रिजल्ट है। जब हम लोग ईसीजी करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कराते हैं, तो रिजल्ट हमें जो मिलता है ना, जो रिजल्ट हमें मिलता है ना पेपर पे, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यानी कि हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, रिजल्ट है। यही डिफरेंस है दोनों में कि ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन और एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, हमारा रिजल्ट है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो, अगर आप इनकी बात करते हो, ईसीजी की बात करते हो, तो ईसीजी में वेव होते हैं, जो हमारा क्या हो रहा है, इम्पल्स, जिनको बोल रहे हैं वेव। 4 वेव होते हैं, पी वेव, क्यू वेव, आर एस टी, है ना। अब देखो पी वेव, क्यू, आर एस एक साथ, टी अलग काम करते हैं। इसको हम एनसीईआरटी में एक बार जाकर देखते हैं। देखो जब हम ईसीजी कराते हैं ना, एक बार एनसीईआरटी ही को ही रीड मारो इसमें, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन तो नहीं करने वाला। आ जाओ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो, अ पेशेंट इज हुक्ड अप टू अ मॉनिटरिंग मशीन दैट शो वोल्टेज ट्रेस ऑन अ स्क्रीन एंड मेक्स द साउंड पिप 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 पी। आप लोगों ने मूवी देखा होगा, या फिर आप लोग अगर सच में किसी को ऐसा देखे होंगे जिनको ईसीजी मशीन में किया गया होगा, कार्डियक रेट को किया गया होगा मेजर, तो इसका साउंड ये करता है पिप 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 पी। अगर वो चला गया, अगर नॉर्मली चला गया, तो उसका क्या साउंड आते हैं, पी करके साउंड आता है ना। चलो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि जो मशीन होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ऑब्टेन करने के लिए। यानी कि हमारा यहाँ पर क्लियर करता है हमारा एनसीईआरटी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है एक मशीन है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है एक ग्राफ है, जो हमें बताता है कि हमारे हार्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है।
उसके बाद आओ, ECG इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। जब हमारा हार्ट काम कर रहा हो, रिलैक्स हो या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, तो डेट टाइम हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है उनको रिप्रेजेंट करता है हमारे क्या, ECG। ठीक है, हमारे हार्ट के एक्टिविटी को, हमारे हार्ट के अंदर जो इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं, हमारे हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रहा है, उनको एक ग्राफ में बताता है कौन, ECG बताता है। ठीक है, चलो ECG करने के लिए एक पेशेंट को जब जिस पेशेंट को हम ECG करना होता है, जिस पेशेंट को क्या करने होते हैं, ECG करना होता है, उस पेशेंट का हम करते हैं क्या, पहले अच्छे से उनको एक पोजीशन देते हैं जहां पर वो हमें करने में क्या होगा, जहां हमें करने में हमें जैसे आसानी होती है, हम उनको पहले एक स्ट्रेट पोजीशन देते हैं, उसके बाद हम उनमें 3 लीड्स लगे होते हैं इस तरीके से, ऐसे मतलब एक होगा और 3 इस तरीके से ऐसे लीड्स लगे होते हैं। कहीं कहीं आपको 10 लीड्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ जैसी फैसिलिटी वैसी वहाँ वैसा। ठीक है, यहाँ पर NCERT ने बोला है कि 3 लीड्स लगाए जाते हैं, 2 रिस्ट पर और 1 हमारे लेफ्ट एंकल पे, 2 रिस्ट पर और 1 एंकल पे लगाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, जो कि वो लीड्स क्या करता है, मॉनिटर करता है हमारे हार्ट की एक्टिविटी को। कौन मॉनिटर करता है हमारे हार्ट की एक्टिविटी को, वो लीड्स। ठीक है, जो कि लगाए जाते हैं 2 रिस्ट पर और 1 एंकल पर। डिटेल इवोल्यूशन ऑफ द हार्ट फंक्शन, मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। देखो, फॉर अ डिटेल्ड इवोल्यूशन, जब हमें डिटेल्ड इवोल्यूशन करने होते हैं हार्ट फंक्शन के लिए, तो मल्टीपल लीड्स का भी हम यूज करते हैं। यहाँ NCERT इस वर्ड का भी यूज करा है, बोला है उसने भी। अब देखो, each peak in the ECG is identified with a letter from P to T that correspond to a specific electrical activity of the heart, P, Q, R, S, T, है ना। ये हमारे 4 वेव्स हैं, 5 वेव्स हैं जो कि बताते हैं हमारे ECG के फंक्शन को बताता है। अब देखो आगे आओ, द P वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या फिर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। एट्रिया में जो इम्पल्स आ रहे हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा था एसे नोड जब ये हमारा एट्रिया में जब अपना इम्पल्स भेजता है, ठीक ना, एट्रिया में जब ये अपना इम्पल्स को भेजता है तो उसको दर्शाता है कौन, हमारा ये पी वेव। कौन दर्शा रहा है, हमारा ये पी वेव। जब ये हमारा एवी नोड हमारे जब वेंट्रिकल में इम्पल्स को भेजता है तो उस ग्राफ को दर्शाता कौन है, ये हमारा QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन हो रहा है, वो कौन बताता है, हमारा कौन सा ग्राफ बता रहा है, हमारा QRS। ठीक है, पी ग्राफ क्या बता रहा है, हमारे एट्रिया में जो डीपोलराइजेशन हो रहा है, एट्रिया में जो इम्पल्स जा रहा है उसको, वेंट्रिकल में इम्पल्स जा रहा है उसको कौन बताता है, QRS बता रहा है। ठीक है, और टी हमारा क्या बताता है, टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। टी वेव बताता है कि हमारा जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स मोड में कब आया, ये बताता है रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब देखो, ये बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये बताता है हमारे एट्रिया के डीपोलराइजेशन। अब इतना हम लोगों ने ग्राफ में पढ़ा, एट्रिया के डीपोलराइजेशन के बारे में बताया, वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन के बारे में बताया है, वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के बारे में बताया, पर एट्रिया का रिलैक्सेशन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ नहीं होता है। तो अगर ये पूछा जाता है कि किसके
रिप्रेजेंटेशन हमारा ईसीजी नहीं करता है, तो किनका, एट्रिया का रिलैक्सेशन मोड का रिप्रेजेंटेशन हमारा ईसीजी नहीं करता है। ठीक है, अब देखो द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा क्या हो रहे हैं, वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर हमारा कम कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर रहा है। ठीक है, अब देखो इनके थ्रू ये जो है हमारा, इसके थ्रू हमें इसके रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि हमारा हार्ट जो है वो कितने टाइम्स बीट कर रहा है 1 मिनट में। ठीक है, इस वेव के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारा हार्ट कितने टाइम्स क्या कर रहे हैं, बीट कर रहा है। QRS हमें यह भी बताता है कि हमारा हार्ट बीट कितने टाइम्स क्या कर रहे हैं, बीट कर रहा है। चलो उसके बाद आओ टी वेव, हाँ, इन द एंड ऑफ टी वेव्स रिमार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। टी वेव, एंड ऑफ टी वेव्स, टी वेव्स के एंड में, एंड बताता है क्या, सिस्टोल का एंड। एंड ऑफ द टी वेव्स मार्क्स द, मार्क क्या करता है हमारा सिस्टोल के एंड को। उसके बाद आओ obviously by counting the number of QRS complex that occur in a given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual। QRS वेव ऐसा है जो कि हमारे हार्ट बीट को भी क्या करता है, डिटरमाइन कर सकता है, बताता है। Since the ECG obtained from different individual have roughly the same shape of for a given lead configuration, यानी कि जो ECG जो ऑप्टेन हो रहा है वो बिल्कुल इसी की तरह के होगा, यानी कि इधर उधर थोड़ा बहुत जो हो सकता है। अब उसके बाद आओ इट इज अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। हमारा यहाँ पर ECG क्या होता है, क्लियर होता है। ECG बस इतना ही है, हमारा P वेव क्या शो करता है, ठीक है, हमारा QRS वेव क्या शो करता है, हमारा T वेव क्या शो कर रहा है, और T के एंड वाला क्या शो करता है, एंड ऑफ सिस्टोल को शो करता है। इतनी बातें यहाँ पर क्या करना है, जानना है। अब आगे आ जाओ, हम लोगों ने डबल सर्कुलेशन ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद हम आते हैं हमारा रेगुलेशन ऑफ हार्ट। हार्ट का जो रेगुलेशन होता है वो कैसे होता है, देखो नेक्स्ट टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट को रेगुलेट कौन कौन करता है, हमारे हार्ट को रेगुलेट कौन कौन करता है। पहली बात यहाँ ध्यान रखना कि हम लोगों ने, पहला रेगुलेशन होगा न्यूरल रेगुलेशन। पहला रेगुलेशन कौन करेगा, हमारा न्यूरल रेगुलेशन होंगे, और दूसरा रेगुलेशन हमारा क्या होगा, केमिकल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन की जब हम बात करते हैं तो मेडुला ऑब्लंगाटा, हमारे मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि हार्ट का जो होता है इनवॉलेंट्री एक्शन को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, राइट। तो यानी कि हमारा पहला एक्टिविटी हमारा जो रेगुलेट कर रहा है वो हमारा क्या होगा, मेडुला ऑब्लंगाटा। दूसरा देखो, ANS में हम लोगों ने पढ़ा था पैरासिम्पथेटिक सिस्टम, सिंपथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक सिस्टम, जो कि हमारे इमरजेंसी भी थे, इमरजेंसी नर्व सिस्टम भी जिनको हम बोलते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो जाए, क्या होता है, जब हमें कोई इमरजेंसी आता है, हम किसी अचानक से किसी ट्रक को देख लिया हम लोग, उसके अचानक हमारे सामने अचानक से कोई ट्रक आ गया, कोई शेर आ गया, जो कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आ जाते हैं, तब हमारा हार्ट बीट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी हमारा क्या करते हैं, हार्ट को रेगुलेट करता है। ये क्या करता है, हमारा इंक्रीज करता है हमारे हार्ट को। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जब ये हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो इनको क्या करता है, स्लो डाउन करता है, इनको रिलैक्स करता है, डिक्रीज करता है ना। हमें अगर कभी स्ट्रेस होता है, हमें कभी एंजाइटी होती है, तो भी हमारा हार्ट रेट क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब आ गया केमिकल की बात करते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था दो इमरजेंसी हार्मोन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो कि हमारे इमरजेंसी कंडीशन में क्या हो रहे थे, सीक्रेट हो रहे थे हमारे कहाँ से,
एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन कहाँ से सिक्रेट हो रहा था? हमारा एड्रिनल मेडुला से, है ना। तो उस टाइम भी हमारे ये हार्ट को रेगुलेट करते हैं, इंक्रीज हार्ट को करता है और डिक्रीज हमारे हार्ट को करता है। ये हमारे क्या है? रेगुलेशन ऑफ हार्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिजीज। एनसीईआरटी क्या बोलता है इसके बारे में? नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड ऑटो रेगुलेटेड इज बाय स्पेशलाइज्ड सेल। हार्ट जो होता है वो ऑटो रेगुलेशन भी करता है अपने स्पेशलाइज्ड सेल, जिनको हम नोडल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, इसलिए हार्ट को मायोजेनिक बोलते हैं। स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लांगाटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। Autonomic neural signal through the sympathetic nerves can increase the heart rate, a state of ventricular contraction and thereby the cardiac output. On the other hand, parasympathetic neural signal decrease the heart rate, heartbeat, a speed of conduction of action potential, thereby the cardiac output. Adrenal medullary hormone can also increase the cardiac output. यानी कि जब हमारा हार्ट बीट बढ़ेगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर पर। डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे हार्ट में जब कोई डिजीज आते हैं, कोई डिसऑर्डर अकर होता है तो हम उनको क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की जब बात करते हैं तो पहला आता है हमारा, कॉमन भी है हमारा क्या? हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, अब देखो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या कितने होते हैं हमारे? 120/80। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हमारे क्या होता है? ब्लड वेसल्स पर जब ब्लड का जो प्रेशर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। देखो अब ऐसे मैंने बोला 120/80, तो ऊपर वाले क्या होते हैं? सिस्टोल को दर्शाता है, यानी कि जब हमारा काम कर रहा है, हमारे क्या कर रहे हैं? काम हो रहे हैं, सिस्टोल मोड में होता है, तो डेट टाइम कितने प्रेशर हो रहे हैं उसको दिखाता है ऊपर वाला, और नीचे वाला हमारा दिखाता है डायस्टोल के बारे में, यानी कि हमारा हार्ट जो है वो जब रिलैक्स मोड में होता है तो कितना प्रेशर लगता है, ठीक है। ये हमारे क्या है? ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज है। 130/80 भी है तो भी नॉर्मल है। अगर हमारा हार्ट ब्लड प्रेशर जो है 140/90 से क्या हो जाते हैं? एबव हो जाते हैं, या 140/90 अगर हमारा लगातार है तो यानी कि हमें क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का दूसरा नाम होता है हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर का दूसरा नाम क्या है? हाइपरटेंशन। जब हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 से कम होता है तो हम उनको बोलते हैं हाइपोटेंशन। जब हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 से क्या होते हैं? कम होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन बोलते हैं। देखो, हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg जो है वो सिस्टोलिक होते हैं, और पंपिंग प्रेशर यानी कि जब हमारा काम कर रहे होते हैं हार्ट, उनका पंपिंग प्रेशर को बताता है। 80 mmHg जो होते हैं डायस्टोलिक होते हैं, यानी कि वो रेस्टिंग प्रेशर को बताता है। इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90 और ओवर है, यानी कि इससे जब ज़्यादा भी हो सकता है, अगर होगा तो यानी कि ये क्या शो करता है कि उन्हें क्या है? हाइपरटेंशन है। हाई ब्लड प्रेशर लीड टू हार्ट डिजीज। अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर होगा तो हो सकता है कि हमारे हार्ट में अलग अलग तरीके के डिजीज भी हो सकते हैं, जैसे एक CAD हो सकता है, हमारा हार्ट फेल भी कर सकता है ना, हमारा हार्ट काम करना भी बंद कर सकता है। ये साथ ही साथ ब्रेन और किडनी पर भी अफेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये ब्रेन और किडनी पर भी क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकता है। अब आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज पर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होता है ये होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस से होते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स में, ये मान लो कि हमारा क्या है? ब्लड वेसल है ना, ये हमारा क्या है? ब्लड वेसल है, मेनली मान लो आर्टरी है। इस आर्टरी में इधर से हमारा क्या? कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैट हो गया, लिपिड हो गया, ये सब क्या होते हैं? जमा होने लगते हैं, और हमारा ब्लड क्या पास नहीं हो पाता है, तो हम उनको बोलते हैं क्या? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि हमारे आर्टरी में क्या हो गया है?
डिजीज हो गया है, हमारे आर्टरी में ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ब्लड नहीं जाएगा, यानी कि हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा हमारे हार्ट तक या हमारे बॉडी तक। क्लियर है? अफेक्ट द वेसल डेट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, जो हार्ट मसल को जो ब्लड सप्लाई करता है, जो वेसल, उनमें क्या हो रहे हैं, दिक्कत हो रहा है। It is caused by deposit of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue which make the lumen of arteries narrow। अब देखो ये हमारा इतना पहले क्या था, ब्रॉड था, वाइड था, अब यहाँ पर कुछ जमा होने लगेगा तो यहाँ पर जो हमारा आर्टरी क्या हो गया, पतला हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ एंजाइना। एंजाइना क्या होते हैं? एंजाइना का फुल फॉर्म होता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना को भी हम क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। ये कॉमन क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, चेस्ट में क्या, हार्ट में क्या होना, पेन होना, चेस्ट में क्या होना, पेन होना, बहुत तेज से पेन होगा, थोड़ी टाइम के लिए होगा पर बहुत तेज सा पेन होता है। एंजाइना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस, अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन। जब हमारे हार्ट में ऑक्सीजन एनफ नहीं पहुंच पाएगा, हमारे हार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो हमारा हार्ट में क्या होने लगेंगे, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, तो हमारे चेस्ट पेन बढ़ जाते हैं। Angina can occur in men and women of any age but is more common among the middle age and elderly। ये किसी भी एज में हो सकता है बट ये कहते कॉमन किन में है, मिडल एज में या बूढ़े लोग में। अब देखो हार्ट फेल्यूर की बात करते हैं तो हार्ट फेल्यूर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग। हार्ट फेल्यूर एक स्टेट है जहां पर हमारा हार्ट क्या है, पंप नहीं कर पा रहा है। अब देखो एंजाइना है या हार्ट फेल्यूर है, ये जो भी हमारे ये डिजीज दिख रहे हैं ना, वो सारे इनके दिए हुए हैं CAD। अगर CAD होगा किसी को तो एंजाइना पेक्टोरिस भी होंगे, हार्ट फेल्यूर के चांसेस भी बढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो हमें पता है कि हमारे पूरे बॉडी को अलग अलग आर्टरी पहुंचाता है। हमारे हार्ट मसल को जो ब्लड पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस वेसल्स का नाम है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को ब्लड पहुंचाता है। ठीक है, AV नोड जो होता है वो हमारा सेकेंडरी पेसमेकर होता है, या हम इनको बोलते हैं क्या, पेस सेटर। AV नोड को हम पेस सेटर भी बोलते हैं।